बहुत मुश्किल से मैंने खुद को काबू किया और रात होने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही रात हुई तो शौहर गहरी नींद में जा चुका था। मैं नौकर के क्वार्टर में चली गई, लेकिन पैकेट लाना भूल गई थी। मैंने कपड़े तब्दील करने का बहाना बनाया तो नौकर ने अपना ट्रंक खोलकर मेरे आगे एक लाल रंग की नाइटी फेंक दी और कहने लगा, आज रात मैडम जी आप यहीं पहन लीजिए, अगर आप चाहें तो इसकी भी ज़रूरत नहीं। उसकी नज़रें मेरे गोरे वजूद का जायज़ा ले रही थी। मैंने एक नज़र उस नाइटी पर डाली जिसका होना या ना होना बराबर था। मैंने वो नाइटी उठाई और वाशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। वो 22 साल का जवान और खूबसूरत लड़का था, जबकि मैं 38 साल की एक बड़ी उम्र की औरत थी। जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि मुझ जैसी बड़ी उम्र की औरत को वो 22 साल का जवान लड़का पूरा कर जाएगा। लेकिन मैं इस कदर प्यासी थी कि मेरी प्यास बुझने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने महसूस किया कि नौकर की टांगें हल्की हल्की कांप रही थीं। मैंने उसे एकदम रुकने का बोला और कहने लगी कि ठहरो, अब तुम रुको और मैं खुद हिलती हूँ। मैं काफ़ी तजुर्बाकार औरत थी। ये मेरा पहला तजुर्बा नहीं था। मैं जानती थी कि जब मैं खुद हिलूंगी तो खुद बाहुद आहर तक वो एक 22 साल का नौजवान था जिसे पहले ही नज़र में देखते मैं अपना दिल हार बैठी थी। वो ट्रे में दूध के गिलास सजाए मेरे कमरे में आया था और मैं बस उसे देख कर रह गई थी। लंबा चौड़ा वजूद, खूबसूरत आंखें और दिलकश होंठ। दिल चाहा कि आगे बढ़कर उसके गुलाबी होंठों पर अपने होंठ रख दूं और अपने अंदर की प्यास बुझा लूं। उसे देखने के बाद पहला ख्याल मेरे दिल में यही आया था कि यह शख्स मेरे लिए बना है, क्योंकि मैं भी कोई कम खूबसूरत नहीं थी। लेकिन मेरी किस्मत में मुझसे भी दुगनी उम्र का शौहर लिखा था। मैं दुल्हन बनी पहली दफ़ा अपने शौहर के घर पहुंची थी और इस नौकर को देखते ही मुझे अपने इस जज्बाती फैसले पर अफसोस होने लगा था कि मैंने रमीज से शादी क्यों की। साइड टेबल पर गिलास रखकर वो बाहर निकल गया। उसने तो नज़र उठाकर भी मेरे खूबसूरत वजूद को नहीं देखा था, जबकि मैं दुल्हन बनकर गजब ढा रही थी। और ये बात मेरी शादी में आने वाले हर शख्स ने यही कही थी और हर कोई हैरान भी था कि मैंने रमीज से शादी क्यों की। उसके जाने के बाद भी कितनी देर तक मैं उसके तस्वर में खोई रही थी, यहाँ तक कि रमीज कमरे में आ गया था। वो एक अधेड़ उम्र मर्द था जो मेरे एक जज्बाती फैसले का नतीजा था। ये फैसला मैंने क्यों किया था, ये भी एक अलग कहानी थी। वो मेरे पास आया और रोनमाई का तोहफा देकर बेताबी से मेरे करीब आने लगा। मैं एकदम ही पीछे हट गई। अगर मैंने इस मुलाजिम को ना देखा होता तो शायद मैं खुद को आसानी से रमीज़ के हवाले कर देती, लेकिन अब तो मेरा दिल ही बेईमान हो गया था। मेरे इस तरह झिझकने पर रमीज़ शौहर मुस्कुराया और कहने लगा, तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुम अपने नाम की तरह हयादार हो। फिर उसने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे ज़बरदस्ती अपनी बाहों में भैंचा और मुझे चूमने की कोशिश करने लगा। अपने होंठों से मेरे ब्लाउज की डोरियां खोलते हुए वो मुझसे समाने की कोशिश कर रहा था। उसकी कुर्बत पाकर मेरा दम घुटने लगा था। उसका वजूद मेरी बाजार से बाहर था। काश मैंने उस लड़के को ना देखा होता, यह रात मेरे लिए इतनी मुश्किल ना होती। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को उससे आज़ाद करवाया और कपड़े तब्दील करने का बहाना बनाया तो उसने अलमारी खोलकर एक मुसर सी नाइटी मेरे आगे फेंक दी और कहने लगा, आज की रात तो तुम्हें यही पहननी होगी और अगर तुम चाहो तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। उसकी बहकती नज़रें मेरे वजूद का जायज़ा ले रही थीं और मैं लिबास में भी उसके आगे खुद को बरहन्ना महसूस कर रही थी। मैंने एक नज़र उस नाइटी पर डाली जिसका होना या ना होना बराबर था। मजबूरन मैंने वो नाइटी उठाई और फ्रेश होने के लिए चली गई। ना चाहते हुए भी उसके लिए तैयार हुई और जब वॉशरूम में लगे बड़े से शीशे में खुद को देखा तो देखती रह गई। मेरा हुस्न रमीज़ जैसे शख्स के लिए नहीं था। मुझे तो कोई मेरी उम्र जैसा लड़का मिलना चाहिए था और यही बात मेरे घर वाले मुझे समझाते थे। लेकिन उस वक्त मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। मेरी जिद, मेरी अना मेरी अकल के आड़े आ गई थी। सुरह रंग की इस मुसरसी नाइटी में मेरा वजूद पूरी तरह शोला बना हुआ था और मैं किसी को भी जलाकर राख कर सकती थी। मेरे जहन में बार बार उसी मुलाजम का चेहरा आ रहा था। अगर कमरे में रमीज़ की जगह वो होता तो आज की रात शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन रात होती। लेकिन यह मुमकिन नहीं था। इसलिए मैंने एक सरदरा बरी और अपने जज्बात पर काबू पाई। एक सरहदी नज़र खुद पर डालकर वॉशरूम से बाहर निकली तो रमीज़ बेगुस्सा होकर मेरे पास चला आया। उसके पास से शराब की तेज़ बू आ रही थी। मेरी नज़र साइड टेबल पर पड़ी
تو وہاں دودھ کے گلاسوں کے ساتھ شراب کی بوتل بھی رکھی تھی۔ میرے فریش ہونے تک رمیز نے کافی ساری شراب پی لی تھی اور اب وہ پوری طرح بہک رہا تھا۔ اس کے ناخن میرے نرم اور نازک وجود پر اپنے نشان چھوڑ رہے تھے۔ میری دھیمی دھیمی چیخیں کمرے میں گونج رہی تھیں، لیکن میری چیخوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ میری ہر آواز پر وہ ہنستا، پہلے سے بھی زیادہ بےتاب ہو کر زور آزمائی کرنا شروع کر دیتا۔ جب میرا صبر ختم ہوا اور میں نے اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا تو اس نے اچانک ہی سائے ٹیبل سے شراب کی بوتل اٹھائی اور میرے منہ سے لگا دی۔ میں نے آج تک یہ کبھی نہیں پی تھی۔ میں اسے دھکیلنے لگی، لیکن رمیز نے زبردستی زور سے میرے بالوں کو جکڑا اور ہوش میرے منہ سے لگا دی۔ تکلیف کے احساس کے ساتھ ساتھ گونٹ گونٹ شراب میرے اندر اترنے لگی۔ ایک کڑوا گونٹ میرے حلق میں گھل گئی، لیکن پھر کچھ ہی دیر میں اپنے ہوش کھو بیٹھی اور وہ رات کسی کی طرح گزری۔ صبح مجھے کچھ ہوش نہ تھا، البتہ جب میری آنکھ کھلی تو بستر کی چادر اور میری نائٹی دونوں ہی پڑے ہوئے تھے۔ میرے جسم پر ناخنوں اور دانتوں کے نشان جگہ جگہ موجود تھے اور میں اپنے بوڑھے شوہر کی باہوں میں قید تھی۔ ایک دم ہی مجھے ابکائی آئی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو درد کی ایک تیز اور کمر اور ٹانگوں میں اٹھی۔ مجھے لگا کہ میں کھڑی نہیں ہو سکوں گی۔ بڑی مشکل سے میں نے واش روم تک کا سفر کیا اور واش روم میں جا کر کر دی۔ شاید رات والی شراب کا نتیجہ تھا، کمر کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ میں شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ جو رشتہ میں نے زمانے سے لڑ کر جوڑا تھا، وہی رشتہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ شادی سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ رمیز ایک شرابی بھی ہے، لیکن اگر شاید پتہ ہوتا تو تب بھی میں اپنی ضد میں اس سے شادی کر کے ہی دام لیتی۔ میں فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو رمیز تب بھی بستر پہ بے ہوش پڑا تھا۔ مجھے شدید بھوک کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ میں نے رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ رمیز کمرے میں اگر مجھ سے پہلے کھانے کے بارے میں ہی پوچھے گا، لیکن اس نے تو آتے ہی اپنی ہوس پوری کی تھی۔ اس لیے بھوک کے عالم میں کمرے سے باہر نکلی اور کچن میں پہنچی تو میری نظر اسی ملازم پر پڑی جو بڑی تیزی سے کچن کے کام نپٹا رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ زیر لب کچھ پڑھ بھی رہا تھا اور بہت کم مدم آواز میں، اس لیے مجھے سنائی نہ دیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ سر جھکا کر کہنے لگا، مالکن ناشتہ تیار ہے۔ میں اس کے قریب گئی اور پوچھا کہ میں کچھ مدد کروں تو اس نے فوراً انکار کیا۔ کہنے لگا، مالکن میرا روز کا کام ہے، آپ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ جائیں۔ پتہ نہیں اس میں کیا خاص بات تھی۔ میں خود پر سے اختیار کھونے لگی اور اس کے بالکل قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ میرے اس حرکت سے وہ ایک دم جذبہ ہو گیا اور کچھ قدم دور ہو کر تیزی سے کام کاج کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید اس کے قریب ہوتی یا اسے کوئی سوال جواب کرتی، پیچھے سے رمیز کی آواز سنائی دی۔ وہ گرتے پڑتے کچن تک چلے آئے تھے۔ آتے ہی انہوں نے مجھے اس ملازم کے سامنے ہی اپنی باہوں میں جکڑا اور کہنے لگے، جانے من تم صبح صبح یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو ابھی تو کچھ دیر اور بستر پر گزارتے ہیں۔ میں شادی کی پہلی رات صبح کو اتنی جلدی اٹھتا ہے؟ رمیز کی بات سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے تو اپنے ملازم کا لحاظ بھی نہیں کیا تھا جو منہ بھر کر کاموں میں مصروف ہو گیا تھا۔ لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ رمیز کی آواز اس کے کانوں میں بھی پڑ رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے رمیز سے کہا، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ رمیز نے میرا ہاتھ پکڑ کر زور سے دبوچا اور کہنے لگا، چلو میں تمہاری بھوک بھی مٹا دیتا ہوں اور پیاس بھی۔ وہ مجھے کھینچتے ہوئے واپس بیڈ روم میں لے گئے اور بیڈ روم کا دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں پہنچتے ہی میں نے غصے سے کہا، یہ کیا حرکت کی؟ نوکر کے سامنے اس طرح کی بات کون کرتا ہے؟ آپ نے تو مجھے اس کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ رمیز زور سے جیسے کہنے لگا، وہ تو نہیں کر رہا، یوں ہی سمجھ لو میرے لیے بھائیوں جیسا ہے۔ رمیز نے مجھے بستر پر دھکا دیا اور کہنے لگے، تمہیں اپنی جلدی اٹھنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آنکھ کھلتے ہی ان پر دوبارہ سے جذبات کا دورہ پڑ گیا ہے اور وہ ایک دفعہ پھر مجھ پر حاوی ہو رہے تھے۔ ان کا نشہ اب بھی پوری طرح نہیں اترا تھا اور پھر میں ان کی شدتوں کو برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ کمر اور پیروں کا درد الگ اور بھوک کی زیادتی الگ۔ رمیز نے کسی بات کا لحاظ نہ کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنی خواہشوں کو پورا کیا تھا۔ جب وہ مجھے چھوڑ کر پیچھے گئے تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ رمیز کا ساتھ میرے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ میں نے غصے میں کہا، آپ بہت ہی برے ہیں، بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کون کرتا ہے؟ رمیز نے مجھے بالوں سے پکڑا اور اپنے قریب کھینچا اور کہنے لگے، ابھی تو شروعات ہے، سب کچھ جانتے ہوئے تم نے مجھ سے شادی کی۔ تمہیں معلوم ہے میں کس قدر تنہائی کا شکار تھا۔ تمہیں یہاں اس لیے لایا تاکہ تم میری مردانگی کو برقرار رکھ سکو۔ پھر اس میں نیا کیا ہے؟ ویسے بھی تم میری خاندانی بیوی نہیں ہو جسے میں پھول کی طرح رکھوں۔ تمہیں میں یہاں اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے لایا ہوں۔
निकाह की शर्त तो तुम्हारी थी, वरना तुम भी जैसी हसीना बगैर निकाह के भी मेरे बिस्तर की जीनत आसानी से बन सकती थी। मुझे बिस्तर पर धकेलते वो खुद फ्रेश होने के लिए चले गए थे और मुझे मेरी औकात बताकर गए थे। मेरा दिल नफ़रत की आग से सुलग रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे इस फैसले का ये नतीजा निकलेगा। मुझे तो लगा था कि एक अधेड़ उम्र मर्द मुझ जैसी हसीन बीवी पाकर उसका गुलाम बन जाएगा। अपनी ख़ानदानी बीवी को भूलकर वो मेरे कदमों की धूल बना रहेगा और मैं उसे आसानी से अपने इशारों पर नचा सकूंगी। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ था कि मलक रमीज़ से शादी करके मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसके लिए अहमियत अब भी उसकी ख़ानदानी बीवी की थी। उसने तो मुझे महज दिल लगी के लिए अपनाया था और ये बात मुझे समझाने में इतनी देर न लगी थी कि पानी सर से गुजर गया था। मैं उसकी बीवी बनकर उसके घर में बैठी थी और अब मुझे सारी ज़िंदगी उसकी हवस को पूरी करने के लिए अपने वजूद को कुर्बान करना था, अपनी ख्वाहिशात का गला घूंटना था, क्योंकि मुझ जैसी लड़की के लिए मलक रमीज़ जैसा शख्स कभी भी आइडियल नहीं हो सकता था। मेरे बाप की बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं कि जो फैसला तुम जज्बात और जल्दबाजी में ले रही हो, पछताने का वक्त ज़्यादा दूर नहीं। और वाकई पहले ही सुबह मैं अपने फ़ैसले पर पछता रही थी, लेकिन उस वक्त मुझे मेरे बाप की बात दुआ लगने लगी। ऐसा लगा जैसे वो मुझे कमतर दिखाने के लिए ये बात कह रहे हों, जबकि उन्होंने ये बात अपने तजुर्बे से की थी। लेकिन मेरा शुमार उन लड़कियों में था जो ठोकर खा कर भी नहीं संभलती। मलका रमीज़ से मिलने वाली इस ठोकर ने मुझे अकल देने की बजाय मज़ीद फनी कर दिया। मेरे जज्बात लावे की तरह बलक रहे थे और मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी इस बेइज्जती और बेहिस्सी का हिसाब इससे ज़रूर लूँगी। कुछ ही देर बाद रमीज़ फ्रेश होकर निकले तो मुझे सख्ती से हदायत करते कमरे से निकल गए कि मैं इस बंगले की चार दीवारी से कदम बाहर निकालने की कोशिश भी ना करूं। उन्होंने बता दिया था कि वह सारा दिन गांव में गुजार कर शहर लौटेंगे। शायद ज़मीनों का कुछ काम था। वह खुद ही नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल में चले गए, जबकि मैं कमरे में ही बैठी रह गई थी। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी की आवाज़ आई तो मुझे एहसास हुआ कि वह नाश्ता करके चले भी गए हैं और उन्होंने मुझे पूछा था कि नहीं था। मेरा चेहरा इस जंग से सर्ख हो रहा था और अपनी कम मैगी का एहसास मेरी रूह को जला रहा था। कुछ देर गुजरी तो वह नौकर मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। मैंने उसे अंदर आने कहा। झुकते हुए वो अंदर आया और नाश्ते का पूछने लगा। उसकी नज़रें अब भी झुकी हुई थीं और उसे देखकर मुझे यह एहसास सता रहा था कि मैंने किस कदर घाटे का सौदा किया। मैंने लाभ बेंचे और सख्ती से कह दिया मुझे भूख नहीं, जबकि मेरे पेट में भूख की शिद्दत से दर्द उठ रहा था। वह दर्द मेरे कहने लगा कि मालिक अब रात को लौटेंगे, बेहतर है कि आप नाश्ता कर लें। शायद उसे मेरी हालत का एहसास था। उसकी इस फिक्र पर मेरा वहाना कोई होश हुआ और मैंने कहा ठीक है, नाश्ता लगाओ। उसने टेबल पर नाश्ता लगाना शुरू कर दिया। मैं सारा वक्त अपनी नज़रों से उसकी खूबसूरती, उसके वजूद को तकती रही। वो कोई आलीशान शहजादा मालूम होता था। न जाने इसमें कैसी कशिश थी कि मैं खुद ब खुद उसकी तरफ मतवज्जा हो रही थी। उसने भी शायद मेरी ही निगाहों की तपिश को महसूस किया था, इसलिए नाश्ता लगाते हुए वापस किचन में चला गया था। बाकी का सारा दिन मैंने कमरे में बंद होकर गुजार दिया था। रात को जब रमीज़ लौटे तो मुझे देखते मुस्कुराए और शराब की बोतल जो उनके हाथ में थी साइड टेबल पर रखते हुए कहने लगे जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, कल से भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। रमीज़ की बात सुनकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया था। ना ही रमीज़ ने मेरे खाने का पूछा था, ना ही यह जानने की कोशिश की थी कि मैंने इस बंगले में सारा दिन क्या क्या किया। वो बस दोबारा से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मेरे पास आए थे। मैंने मुंह फेर लिया और कहा मैं बहुत थकी हुई हूँ। मेरे इस जवाब पर रमीज़ गुस्से से मेरे करीब आए और मेरे बदन पर मौजूद कपड़ों को इतनी ज़ोर से पकड़कर खींचा कि मेरा कुर्ता फट गया। उनकी आंखों में जुनून उतरा था। वो एक ज़िम्मेदार थे और अपनी ज़ात की नफ़ी उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर खींचा और कहने लगे आज के बाद अगर मुझे इनकार किया तो याद रखना, तलाक देकर भी अपना गुलाम बनाकर रखूँगा। रमीज़ की यह धमकी इतनी कारगर साबित हुई थी कि मैं फ़ौरन से उठकर तैयार होने के लिए वॉशरूम में घुस गई। यह दूसरी रात भी मेरे लिए अजियत थी, क्योंकि फिर मुझे घूंट घूंट कर शराब पीना पड़ी थी और उसके बाद मुझे फिर कुछ याद ना था। अलबत्ता सुबह उठकर जब मैंने खुद को देखा तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मुझ पर रात भर कैसा जुल्म ढाया गया है। उसके बाद तो यह मामूल बन गया और फिर एक हफ्ते के अंदर ही मुझे रमीज़ से इस कदर नफ़रत हो गई कि इंतज़ाम का मेरे दिल में कर गया और इस इंतज़ाम का एक जज्बा बहुत आसान सा रास्ता मेरे सामने था। रमीज़ का जवान नौकर जिसके ज़रिए मैं अपनी ख्वाहिश को अपनी मर्ज़ी से पूरा भी कर सकती थी और रमीज़ से बदला भी ले सकती थी। मुझे अपने खुद पर पूरा भरोसा था। जब मैं खुद को इस मुलाज़म के आगे पेश करूँगी तो वह कभी इनकार नहीं करेगा। रमीज़ तो सुबह के गए रात को ही लौटते थे और सारा दिन अपनी ज़मीनों पर
پھر اپنی پہلی بیوی کے بچوں کے ساتھ ہوتے تھے اور رات کو اپنی حوث مٹانے میرے پاس آیا کرتے تھے۔ اس لیے جب ایک دن رمیز گھر سے نکل گئے تو میں نے نوکر کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور جان بوجھ کر دوپٹہ ایک طرف پھینک دیا۔ میرا لباس بھی کافی فیشنیبل سا تھا۔ یہ سارے کپڑے رمیز لائے تھے جس میں میری خوبصورتی پوری طرح جھلکتی تھی۔ نوکر میرے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے مجبور کیا کہ وہ میری جانب دیکھے، لیکن اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور کہنے لگا، مالکن مجھے بہت کام ہے، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلنے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگی، جسے سن کر اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ پھر وہ تھوڑا سا سخت لہجے میں کہنے لگا، مالکن اب مالک کی مانت ہیں، ان کے نکاح میں ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر کمرے سے نکل گیا۔